हाँ भाई, तो हमारा वो जो लास्ट वाला क्वेश्चन था वो कुछ इस तरीके था कि आपके पास एक पॉइंट था और एक और पॉइंट था, और उनके बीच में बनने वाली जो लाइन थी, लाइन सेगमेंट जो था वो किसी लाइन द्वारा किसी रेशियो में बांटा जा रहा था। वो लाइन की जो इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 थी। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट था वो क्या था? -2, जो एंडिंग पॉइंट था 3,7। ठीक है। और ये जो आपके पास यहाँ पे जो पी पॉइंट है ये बीच का, ठीक है, ये किसी तरीके से इसको काट रहा था। इस पी पॉइंट की आपसे जो पूछा गया वो सुनो कि पहली बात तो किस रेशियो में बांट रहा है। तो रेशियो निकालने के लिए हमने क्या टेक्निक बनाई थी कि के मान के करेंगे। ठीक है। और आपसे बस खाली रेशियो ही पूछा था उन्होंने, हालांकि पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकाल सकते हैं। अब हमने इसमें क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी वो सुनो। हमने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम इसके एक्स और वाई निकाल लेंगे। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये फंस रही थी कि रेशियो क्लियर पता ही नहीं है, आप कैसे निकाल लोगे। फिर मैंने बोला था कोई बात नहीं, तुम के की फॉर्म में निकाल दे। अब पहले एक बात बताओ, कैसे निकालोगे एक्स और वाई? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है? x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m प्लस m1 प्लस m। हाँ जी, इसमें से एक ही इक्वेशन में से दो चीजें कैसे निकालोगे? एक और इक्वेशन होती तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर भी देते। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। बताना x और y क्या होंगे? x 2 रख दो। ठीक है, y 3 आ गया। अब ऐसे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना, एक लाइन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं? आप कोई एक बता रहे हो मुझे, वही है आंसर, क्या पता है? ठीक है, तो आप इससे नहीं निकाल पाएंगे। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इन दोनों को यूज करते हुए आप ये एक्स और वाई निकाल लीजिए। कोई बात नहीं, के की टर्म्स में आएंगे, आप के की टर्म्स में आने दीजिए इनको। तो कैसे निकाला था? m1 की जगह क्या रखा था हमने? के। x2 की जगह क्या रखा हुआ है? 3। m2 की जगह क्या रखा हुआ है? -2 k प्लस 1 अपॉन k। अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा भैया? 3k -2 अपॉन k प्लस 1। ठीक है। अब दूसरा वाला हिसाब y इक्वल टू m1 y2 m1 प्लस y2 m2 प्लस y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2। ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी है? y2 की 7, m2 की 1 y1 की 2 k प्लस 1। कितना हो जाएगा आपके पास? 7k k प्लस 1। यहां तक क्लियर है? तो आपने एक्स और वाई निकाल लिए, के की टर्म्स में आए। लेकिन इन पॉइंटों की एक खासियत और भी है कि ये इसी लाइन पर लाई करते हैं। ये पॉइंट इसी लाइन पर भी है। अगर ये पॉइंट इसी लाइन पर है तो इसका मतलब अगर मैं एक्स और वाई इसमें डाल दूं, ये वाले, तो इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। मतलब एलएचएस किसके बराबर होना चाहिए? मैंने वही किया। मैंने आपसे कहा कि भाई पुट कर दीजिए, मतलब आपके पास इक्वेशन थी 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फिर मैंने आपसे कहा कि पुट करो x की जगह तो 3k -2 अपॉन में k प्लस 1, और y की जगह 7k प्लस 2 अपॉन में k प्लस। अब अगर मैं इन चीजों को उठा के इसमें डालता हूं तो भाई यहाँ पे 2 और यहाँ कितना देगा आपके पास? 3k -2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y की जगह क्या रखेंगे? प्लस 2 7k प्लस 2 अपॉन में -4 इक्वल टू 0 और -4 और इक्वल्स टू। नहीं, मैं तो अभी सिर्फ इक्वेशन में प्लेस किया है चीजों। मैंने x की जगह ये रख दिया और y की जगह ये रख दिया, बाकी मेरी इक्वेशन वही है अभी भी। 6k -4। मैंने कल आपको ये बना के भी दे दिया था, फिर मैंने आपसे कहा था इसको सॉल्व कर लेना इसका। अब सॉल्व कैसे करेंगे उस पर थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ऊपर वाले के साथ ही तो मल्टीप्लाई में है।
तो कर लीजिए मल्टीप्लाई। 6k माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6k अपॉन k प्लस 7k प्लस 2 अपॉन k प्लस एलसीएम ले लेंगे -4 इक्वल टू 0 और यहाँ -4 को अगर आप पल्ली तरफ भेज देते हैं तो प्लस का 4 उधर आगे क्या हो जाएगा फिर ये 4 यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है तो बता दीजिए। दीपिका जी ठीक है, अब क्या करना चाहिए दीपिका बताओ? अब एलसीएम ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर k प्लस 1 का क्या कर दिया? एलसीएम। 6k माइनस क्लियर? अब क्या हो जाएगा भाई? k प्लस 1 से k प्लस 1 डिवाइड किया तो 1 बचा। 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बचेगा। तो कहीं ना कहीं 6k प्लस 7k प्लस k प्लस 1 से k प्लस 1 डिवाइड किया 1, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 7k प्लस 2 इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 6k प्लस 7k कितना हो जाएगा? 13 -2 अपॉन अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू 4 क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। k एक साइड और कांस्टेंट एक साइड। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 4k। 13k माइनस या 4k प्लस इसको इधर भेज देते, -2 को उधर भेज देते। 13k माइनस 4 प्लस 2 9k इक्वल टू 6 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 17 के क्यों? प्लस थोड़ी है, k को अकेला कर दिया 2 आपने। अपॉन 3 कितना? 2:9। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? चेक करो भी दोबारा से। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 2:9 हाँ। और फकत -10 -2 गलत ले लिया कौन सा? कोऑर्डिनेट्स अब बता रहा है मनीष, मैंने बता सकता था। जो स्टार्टिंग वाले कोऑर्डिनेट गलत है। या अब बता रहा है तो उसे देख सा आ रहा है ओ मैंने तो कोऑर्डिनेट्स बोले भी ना। तो उसे कोई देख- बात नहीं, कोई बात नहीं। समझ में आया आपको क्या प्रोसेस करना है? ठीक है, ये प्रोसेस है। यहाँ पे 2 से कट करोगे, 3 से कट करोगे तो 2 और 3 से कट करेंगे 3। के जो है आपका 2/3। 2:3 तो जो रेशो है वो 2:3 है। अब आपसे एक क्वेश्चन वो ये भी पूछ सकता है कि वो पॉइंट और बता दो, कि वो क्या कर दो, वो पॉइंट और बता दो। हालांकि पूछा नहीं है क्वेश्चन में, बट पूछ सकता है, अलाउड है। अब अगर आप उस के की वैल्यू जो आपकी आई है अगर वो आप इनमें लगा दें तो एक्स और वाई वो निकल जाएंगे ना, ये एक्स और वाई निकल जाएंगे आपके। ये निकलते ही आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, 2 साल पहले पूछा था उन्होंने, सेम टाइप का क्वेश्चन दिया था। इसके ऑप्शन में भी एक क्वेश्चन दिया था, बट जिस बच्चे को आता था उसने तो कर दिया, जिसको, क्योंकि काफी बच्चों को नहीं आएगा। आप अपनी क्लास में किसी को देख लेना, बहुत कम बच्चे हैं जो कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल में चला गया, टीचर कराते भी नहीं है इसे, बट ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बता देता हूं। ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। कौन सा है आपके पास? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो भी है और ट्राइंगल्स भी है। हालांकि हमने जो फैसला किया है वो क्या क्या है? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं बस सुनो मेरी बात सुनो। आप मेरे को ये बता दो युवराज, आपके एग्जाम कब है? 2 अक्टूबर। अक्टूबर भैया इसमें चप्पल उठा के मार 15 अगस्त को है, हो जाएगा। 17 अगस्त तक दोनों चैप्टर हो जाएंगे। क्या 4? पेपर 2 अगस्त 4 अगस्त पर आपके तो दोनों ही आ रहे हैं ना, तो दोनों में कोई सा भी करो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों होने चाहिए, दोनों ही हो जाएंगे। मेरी कोशिश तो यही है। एप्लीकेशन करा लेते फिर। एप्लीकेशन सुनो मेरी बात, ट्राइंगल भी करा देंगे, मना नहीं कर रहे हैं। मैं आपको ये बताया था 6.1, 6.2 और 6.3 तक ही है आपका ट्राइंगल। पीछे की जो 4, 5, 6 है वो कट चुकी है। ठीक है, पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा ट्राइंगल्स का और एप्लीकेशन का भी। जो क्वेश्चंस उसमें हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं।
जो नहीं है आपकी पुरानी बुक है तो अपने कट कर लीजिएगा उसी हिसाब से। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो कर लेते हैं, मजेदार चैप्टर है। ट्रिग्नो आपने हल्का फुल्का सीखा हुआ है, थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो। ट्रिग्नो आता है कुछ जी हल्का फुल्का। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होते हैं पता है ना, कौन से रेशियोज होते हैं, उसमें वही चाहिए और वैल्यूज याद चाहिए। और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में आपके टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, ठीक है 16 15 मिनट में, चलो एक कट गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और टोटल मैं आपको बताऊं 3 तरीके के टाइप हैं बस। अगर आप 3 तरीके के वो टाइपों को कर गए तो आपका चैप्टर डन है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो में टोटल 3 ही तरीके के क्वेश्चंस हैं, उससे बाहर आपको कुछ नहीं आएगा उसमें से, ठीक है। डिस्कस करते हैं, मजेदार चैप्टर, आपको मजा आएगा उस चैप्टर को। हाँ बाबू ट्रिग्नोमेट्री पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है। क्या जी? ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल है तो लगेगा बाबू ट्रिग्नो देखो ट्रिग्नोमेट्री, हालांकि वो साइन थीटा वाला जो आप कह रहे हो, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, कोई बात नहीं, चलो उसको देख लेंगे उस टाइम। चलिए आइए नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये सम एप्लीकेशन। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, आप ध्यान दीजिए। एप्लीकेशन का मतलब क्या है वो बताइए। प्रैक्टिकल यूजेस, नहीं वो एप्लीकेशन नहीं नहीं लीव अलग चीज बोलता ही रहता। चलिए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा गौर कर लेते हैं। एप्लीकेशन का मतलब है प्रैक्टिकल यूज, ठीक है, प्रैक्टिकल यूज। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है प्रैक्टिकल यूज। आप प्रैक्टिकल यूज करेंगे आप ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ लिया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, हाँ ये सब होता है फलाना ढिकना जो भी है। अब लेकिन ये रियल लाइफ में कहां पर है, रियल लाइफ में इसका यूज कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का क्या कंसेप्ट है, कहां कहां यूज हुआ है ट्रिग्नोमेट्री हमारी डेली लाइफ में, तो उस चीज पे ही चैप्टर पूरा, ठीक है। हमने एक थ्योरम पढ़ी थी इससे पहले पीजीटी। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं, एक तो साइन थीटा पढ़ा आपने, कॉस थीटा और टेन थीटा पढ़े, तो आपने इसके उनके उल्टे भी हैं, लेकिन मेरे को ये 3 चाहिए। जो चीज मेरे को चाहिए उसके बारे में बता रहा हूँ आपको, मेरे को साइन कॉस और टेन चाहिए बस। इनको याद रखो प्रॉपर तरीके से, इनकी वैल्यूज याद रखो, इतना कर लीजिए एहसान होगा। हाँ भाई साइन थीटा का पहले रेशियो बता दो क्या रहता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रहता है, टेन टेन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा। साइन थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखनी है, और आपको इन ट्रिग्नोज की वैल्यूज याद रखनी है, साइन कॉस और टेन की 0 पर 30 पर 45 पर। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, इसमें ये वाला नहीं पूछेंगे आपसे, ये वाला नहीं पूछेंगे, सिर्फ इन्हीं 3 की याद रखनी, आप सबकी रख लो तो बहुत ही बढ़िया है। साइन 0 0 है, कॉस 45 1 by root 3 टेन 60 कॉस 60, 1 by 2 1 by 2 1 by 2 ठीक है, कॉस 90 0 हाँ 0 ठीक है, कॉस 30 root 3 by 3 टेन 30। 1 by root 3 1 by root 3 हाँ भाई कॉस में 1 कितने पे आता है, 0 पे 10 में 1 कितने पे आता है, 45 आता ही नहीं। हाँ भाई 10 0 0 10 19 20
और साइन 30 रूट 3/2 साइन 30 पूछ वे 60 पूछिए, देख लो माउस साइन 30 पूछा भाई। माउस कहीं भी हो, माउस तो यहाँ रखा है तो क्या ठीक है। 1 तो ये वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, रैंडमली वैल्यूज डालिए, उससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। नहीं मत करो बाबू, नहीं आप नॉन मेडिकल, अगर आप मतलब समझो ना यार, बहुत हल्के में ले रहे हैं तुम्हारे टीचर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज याद रखनी है और इसका कोई भी नेगोशिएशन नहीं है। आपको दोनों तरीके से याद कर लीजिए। कॉस में √3/2 कितने पे आता है? कितने पे आता है? 30। इसी तरीके से 10 में √3/2 कितने पे आता है? आता है 10 में फिर √3 कितने पे आता है? 60 पे। एक सिंगल वैल्यू नहीं बोली है तूने, फिर वैल्यूज याद नहीं होती हैं। हाँ भाई याद है? अरे बता, याद है? चलो cos 60 बताओ कितना होता है? 1/में इतना टाइम हो गया। चलो साइन में 1/2 कितने पे आता है? और 10 में 1 कितने पे आता है? और 60 पे क्या आता है? और 30 पे 1/में वैल्यूज फिर भी बोला करो, आता है फिर भी बोलिए, उससे मेमोराइज हो जाता है। भाई हम भी तो बोल रहे हैं, मैं भी आता है, हम लिख रहे हैं ना बार बार, तो भूले नहीं, परफेक्शन पे आ जाए। आप अपने परफेक्शन से बड़ी जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। उसको उस माइलस्टोन तक ले जाइए कि कोई टच ही ना कर पाए उस चीज को, और प्रैक्टिस कर करके बार बार। ठीक है, तो ये इतना बेसिक इन्फो चाहिए मुझे पहले ट्रिग्नोमेट्री के रिगार्डिंग। आइए थोड़ा सा और डिटेल इकट्ठा करते हैं। देखो अब एप्लीकेशन की बात हो रही है, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में ना कुछ दो तरीके के चीजें हैं, थोड़ा देखिए। एक फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए एक बंदा खड़ा है, तो वो जहां खड़ा है उसको कहते हैं ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल, ठीक है। और जहां उसके फेस की सिधाई है उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का मतलब हो गया फेस की सिधाई। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ बैठे हुए हैं और मैं मान लीजिए फैन देख रहा हूं ऊपर या बल्ब देख रहा हूं, तो मेरे फेस की सिधाई सामने है, मेरी नजर ऊपर है, और जहां मैं खड़ा हूं वो फ्लोर नीचे है, तो वो ग्राउंड लेवल है जहां जहां आप नीचे खड़े हैं। आपकी फेस की सिधाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और जहां आप देख रहे हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट। SIGHT लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब होता है देखना, देखने की विजन। तो देखने की, देखने वाली लाइन। अब अगर देखने वाली लाइन आपकी फेस की सिधाई से ऊपर है, प्लीज थोड़ा समझिएगा, अगर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या इंडिकेट करता है मनीष? फेस की सिधाई। अगर आपका लाइन ऑफ साइट, नजर, अगर फेस की सिधाई से ऊपर है, तो इसका मतलब है एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई वाला एंगल। ऑब्वियसली बात है भाई, अगर आपका नजर आपकी फेस की सिधाई से ऊपर की तरफ है, फॉर एग्जांपल पतंग जब आप उड़ाते हैं तो फेस की सिधाई से ऊपर ही तो देखते हैं, तो वो जो एंगल क्रिएट हुआ किसके बीच में? फेस की सिधाई और नजर के बीच में। ग्राउंड का कोई लेना देना नहीं है उस टाइम पे उससे। तो अगर आपके हॉरिजॉन्टल एक्सिस, फेस की सिधाई और आपकी नजर के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर आपकी लाइन ऑफ साइट ऊपर है, आपकी नजर ऊपर है आपकी फेस की सिधाई से, तो समझिए वो जो एंगल क्रिएट होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। एलिवेशन मतलब ही है ऊंचाई का एंगल। तो ऊंचाई वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन। भाई देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ना इस तरीके से पूछ सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन किन एक्सिस के बीच में बनता है? एक नंबर के लिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, लाइन ऑफ, तो आंसर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन लाइन ऑफ साइट। नजर और फेस की सिधाई के बीच में ही एंगल्स बनेंगे।
अब चाहे तो वो ऊंचाई का बने चाहे वो नीचाई का बने, लेकिन बनेगा हमेशा फेस की सिधाई से। क्लियर है? तो एक तो ये टाइप आपके पास हो सकता है। एक, अगर आप थोड़ा सा हाइट कंसिडर कर रहे हैं अपनी आप अपनी, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सेस है, और अगर मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, फॉर एग्जाम्पल किसी का पेन गिर जाए, अब मैं नीचे की तरफ देख रहा हूं, तो आप बताइए, मैं मेरी फेस की सिधाई से नीचे देख रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये जो एंगल बना ये क्या है? एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन नहीं है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। डिप्रेशन का मतलब होता है झुकाव। नीचे का एंगल। अब सोच में होता है तो डिप्रेशन बोल देते हैं, डिप्रेशन पेशेंट है भाई। सोच में जो झुकाव आ जाता है तो उसको डिप्रेशन पेशेंट बोल देते हैं। अब यहां पर एंगल में है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से समवट डाउनवर्ड। अब वो ग्राउंड पे भी हो सकता है, कभी कभी वो ग्राउंड के अंदर भी चला जाता है डिप्रेशन एंगल ऑफ, जो लाइन ऑफ साइट है। भैया अंदर कैसे चला जाएगा? भाई आप मान लीजिए नदी पे खड़े हैं और ऊपर से चील जा रही है, आपने परछाई में देखी तो आप तो लेक के अंदर घुस गए ना, आपकी लाइन ऑफ साइट कहां चली गई? लेक के अंदर। ये क्वेश्चन आया था 2 साल पहले, शेडो वाला। आने के चांसेस हाई होते हैं इन क्वेश्चनों के, मैं करवाऊंगा इसको, बट चिंता मत करिए। अभी फिलहाल के लिए इतना समझिए, अभी मैं इसको ग्राउंड लेवल के अंदर नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अभी तक यहाँ नीचे ही कर रहा हूँ। और बस ये बता रहा हूँ आपको, हॉरिजॉन्टल एक्सेस ये हॉरिजॉन्टल है, ये जो है ये नीचे वाला क्या है? ग्राउंड। ग्राउंड लेवल, बीच की लाइन ऑफ साइट। और ये वाला जो क्या है? ये है sight. लाइन ऑफ साइट। देख नहीं, देख लेंगे, खुली खुली ये देख रहे, ओपन करके दे दो, खुल रही खुल रही सब खुल रही है। ज्यादा टाइट है। लाइन ऑफ साइट। ठीक है बस, ठीक है ठीक है। यहाँ ग्राउंड लेवल हो गया। अब आपका फेस की सिधाई से आपकी जो नजर है वो नीचे हो गई है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस केस में तो मैंने थोड़ा सा पर्सन की हाइट को महत्व दिया है। कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप प्लेन देख रहे हैं, अब जब प्लेन का हिसाब किताब चल रहा है, या फिर मून को आप देख रहे हैं अर्थ पे से, तो आपकी हाइट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी। उस टाइम पे आपकी हाइट को नेग्लिजिबल मान लिया जाता है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है ना के बराबर। मतलब कुछ कुछ क्वेश्चनों में तो यहाँ आपकी हाइट को महत्व मिलेगा, तो उस केस में आपकी फेस की सिधाई और आपका ग्राउंड लेवल अलग अलग दिखता है कि भाई बंदे की महत्व दे दिया हाइट को, भाई फेस की सिधाई और जहां उसके पांव हैं अलग अलग होगा ना, तो भाई ये रही जमीन, ये उसकी मतलब फेस की सिधाई, और ये रही उसकी नजर। लेकिन अगर मान लीजिए बात है एरोप्लेन की, अगर आप एरोप्लेन देख रहे हैं तो बहुत ऊपर है, अब ऑब्वियसली बात है, अब एरोप्लेन का अगर हम मतलब अगर हम डायग्राम बनाएं तो उस केस में हमारी हाइट को आप कितना मानेंगे? ऑलमोस्ट ना के बराबर से होगी, काफी हाइट होती है प्लेन पे। तो उस केस में आपके यही डायग्राम्स होते हैं, लेकिन उस केस में आप अपना ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल एक्सेस सेम ही होते हैं उसके। कोइंसाइड कर जाता है। हाँ, हॉरिजॉन्टल एक्सेस, ठीक है, और आपका ग्राउंड लेवल सेम ही हम कंसिडर कर लेते हैं, और आपकी लाइन ऑफ साइट अलग दिखाई देगी। और आपको ऑब्वियसली बात है, हॉरिजॉन्टल से आपकी लाइन ऑफ साइट ऊपर है, तो ये वाला एंगल क्या कहलाएगा? एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ, तो उसके उसके साथ फिर एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो 0 बन रहा होता है ना, ऊंचाई का एंगल बन रहा है ना नीचाई का बन रहा है, तो एंगल 0, थीटा 0, थीटा 0। तो ये वो भी कोइंसाइड कर। हाँ बिल्कुल, आपका फिर लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड के साथ ही कोइंसाइड कर जाए। बात सही कर रहा हूं, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट समझे, 3 तरीके की एक्सेस हैं, ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट। एंगल हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। जब आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेस और ग्राउंड लेवल कोइंसाइड कर जाता है
जहां पे हम हाइट को महत्व नहीं देते हैं, उस केस में आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में बन रहा होता है, हालांकि उसको ग्राउंड लेवल भी आप कह सकते हैं। अब यार यही काम अपोजिट साइड में भी हो सकता है। मान लीजिए इस तरीके से आपका ग्राउंड, आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ग्राउंड लेवल, और इस केस में आपका लाइन ऑफ साइट कहाँ चला गया, नीचे। एंगल ऑफ तो डिप्रेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन, ठीक है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, झुकाव। ओके, क्लियर है? सर मैं फॉर एग्जाम्पल एंगल ऑफ डिप्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप जो है पतंग उड़ा रहे हैं, पापा जी ऑफिस से आ गए, आप छत पे खड़े हैं, पापा जी के स्कूटर को देख रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आप छत पे खड़े हैं तो आपकी फेस सीधा सामने होगी, पापा जी नीचे स्कूटर में, तो भाई ऑब्वियस सी बात है आप कहाँ देख रहे हैं, नीचे, डाउनवर्ड देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। आप पतंग उड़ा रहे हैं, आप पतंग को देख रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन है। ऐसी अलग अलग तरीके की। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए गर्वित कहीं गया दोस्त के यहाँ, जैसे मान लो सुखजीत के यहाँ चला गया, और सुखजीत को बुला रहा है, और सुखजीत भाई साहब ऊपर ऊंचे वाले फ्लोर पे हैं। हाँ भाई सुखजीत चल, तो भाई ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो हाँ, अब सुखजीत मान लीजिए बेसमेंट में, हाँ भैया ऐसा भी हो सकता है कि गर्वित के लिए वो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, लेकिन सुखजीत के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया? तो ऐसा अलग अलग केसेस हैं, आपको बस अपने रियल लाइफ के साथ थोड़ा सा जोड़ जाड़ के देखना है। और इतना ध्यान रखिएगा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनता है एंगल, चाहे वो एलिवेशन का हो चाहे वो डिप्रेशन का। बच्चे जो गलतियां करते हैं उसके बारे में भी जिक्र करेंगे हम, ठीक है, कि किस तरह की गलतियां होती हैं डायग्राम में, बच्चे वो गलतियां करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और एक और कंसेप्ट है इसमें, वो और देख लीजिए। ये हालांकि लॉजिकल कंसेप्ट है, इस पर थोड़ा सा काम करेंगे आप। मुझे एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए गर्वित यहाँ खड़ा है, और अगर वो एक लैंप है, लैंप पोस्ट है, उसको देख रहा है, या एक बिल्डिंग है उसको देख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे निशांत यहाँ खड़ा है और वो प्रोजेक्टर को देख रहा है, ठीक है, ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए निशांत यहाँ खड़ा है, अब निशांत जो है वो एक लैंप को या फिर एक प्रोजेक्टर, इस प्रोजेक्टर को देख रहा है। तो ये जो लाइन मैंने बनाई है, आप ये बताइए ये कौन सी वाली एक्सेस है, लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, सही है, समझ में आया? क्योंकि भाई वो इस नजर से देख रहा है, तो लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट के बाद मुझे एक एक्सेस और बनानी चाहिए, कौन सी वाली, हॉरिजॉन्टल एक्सेस। ये वेल अंडरस्टूड है, वो बोलेगा नहीं आपको हॉरिजॉन्टल बनाओ, ये तो आपको अपनी समझ से बनानी है। हम ये ग्राउंड ही बनाना पड़ेगा, हाँ ग्राउंड बना लेते। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां बनेगा, लाइन ऑफ यहां बनेगा, कहां बनेगा, यहां बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। जिन बच्चों को नहीं पता होता ना, उन्हें मैं सच बता रहा हूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहां भी बना देते, वो यहां भी बना देते हैं, और वो ये पूरा भी बना देते हैं। अब बोलते भैया ने तो कुछ ऐसा ही सिखाया था, एंगल बनाना। अरे भैया ने ये भी तो बताया था कहाँ किस किस के बीच में बनाना। हॉरिजॉन्टल के साथ, आपकी फेस की सिधाई के साथ डिसाइड होता है कि ऊपर देख रहे हो या नीचे देख रहे हो। अगर हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर अपनी फेस की सिधाई से नीचे देख रहे हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा जी, अब एक कंसेप्ट और है। मान लीजिए निशांत यहां से देख रहा है प्रोजेक्टर को, और मैं कह रहा हूं 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। अब आप ये बताइए, निशांत नमन की जगह पे आ जाए थोड़ा सा और आगे, तो अब आप बताइए, अब ये जो प्रोजेक्टर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा, ये 30 से ज्यादा है या कम है? ज्यादा। बिल्कुल सही बात है भाई। आप जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जाते हैं, आपको ऑब्वियस सी बात है, मतलब अपने फेस को और ऊपर करना पड़ता है, मतलब लाइन ऑफ साइट को और ऊपर करना पड़ता है। तो वो जो एंगल है आपकी फेस की सिधाई और आपकी नजर के बीच का, वो और खुलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अभी निशांत यहां बैठा आराम से देख पा रहा है प्रोजेक्टर में,
लेकिन अगर यही निशान प्रीत की जगह चला जाए तो उसको अपना फेस और एलिवेट करना पड़ेगा। अब जब एलिवेट करोगे तो लाइन ऑफ साइट और ऊपर होगी ना, डिग्री बदलेगी, तो भाई डिग्री बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। डिग्री बढ़ेगी। तो मतलब यहाँ पर 20 डिग्री तो नहीं होगा, चाहे बेशक 45 डिग्री हो जाए एक बार, या 60 हो जाए, लेकिन 30 से ज्यादा होगा, 30 भी नहीं होगा 90 भाई। 90 के लिए तो कतई नीचे पहुंच जाना पड़ेगा, नवीन की जगह, उसके उसके नीचे नवीन- तभी उसके साथ 90 बना सकते। नवीन की जगह 89 के लिए भी थोड़ा सा आगे चलेगा, बट 90 के लिए, 90 अगर आपने बना दिया तो ट्रायंगल खत्म। ये वाले पॉइंट सेट कर तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये 60 डिग्री आप कह सकते हो इसको। मतलब अब ये इस पर हो सकता है, अब आपसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लें कि एज वी गो टुवर्ड्स द बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम, इट बिकम्स 0, इट इंक्रीजेस, इट बिकम्स डबल। तो इस तरीके से तो ना, तो अलग अलग तरीके से कंसेप्ट पूछ सकते हैं, क्योंकि भाई स्टैंडर्ड आप मामला, वो लेवल और बढ़ाएंगे आपका, तो आपको बेसिक नॉलेज फुल होनी चाहिए, तभी बनेगी बात। नहीं तो मतलब आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाओगे और आप बोलोगे आपके 100 आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के नजदीक जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा। अच्छा, ऐसा ही काम क्या डिप्रेशन के साथ भी होगा? सोच के बोलिएगा। जैसे मान लीजिए आप बिल्डिंग पे हैं, आप बिल्डिंग पे हैं, अब मान लीजिए आप जैसे एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, ठीक है, अब पापा जो है स्कूटर से आ रहे हैं, अब दूर से देखा, अच्छा इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा? ये यहीं पे या हाँ आंसर है नहीं। ये बहुत बच्चे बनाते हैं, इसे गलत है, बिल्कुल सही बात है। ये तो आपने नजर बनाई है, ये उस बिल्डिंग, ये तो वो बिल्डिंग है। आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है? फेस की सिधाई कहाँ है? अभी बनाई नहीं है, अभी डिप्रेशन तो ऊपर ही बनेगा ना। ये फेस की सिधाई बनी है, यहाँ बनेगा। भैया आपको नहीं लगता भैया ये ट्रायंगल से बाहर हो गया? हाँ, तो अल्टरनेट इंटीरियर से इसको हम अंदर बना लेंगे। भैया मैं भी तो यही कह रहा था, अरे ये अभी एलिवेशन बन रहा है, मैंने आपसे पूछा था डिप्रेशन कहाँ बनेगा, तो डिप्रेशन यही बनेगा। अल्टरनेट लगेगा, लाइनें पैरेलल होती हैं, तो अल्टरनेट से ये 30 है, तो यार ये भी कितना हो जाएगा, वो हम करेंगे, चिंता मत करिए। यहाँ पे तो उसका प्लेस कहाँ है, यहाँ पे ही तो हो सकता है। अब वो गाड़ी यहाँ आ रही है, पापा को पल्ली तरफ थोड़ी ढूंढोगे, इधर ही ढूंढोगे, गाड़ी जहाँ आ रही है, सही बात है ना। तो आपको यहाँ पेज की सिधाई नहीं बनाई थी आप लोगों ने, वो बनानी थी, और उसके बाद ही आप एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाएंगे। मैंने बहुत बच्चों को देखा है एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाते हैं, पता है कैसे बनाते हैं? ऐसा बनाते हैं, ये 30 है, और इससे भी उनका मन नहीं भरता तो वो यहाँ भी 30 बना देते हैं, क्योंकि भैया ने बताया था यार कुछ तो ट्राइंगल के अंदर बनता है। अरे भैया ये 30 है तो यार ये 30 क्यों, तू बता दे। एक 90 है, ट्रायंगल ही दिए, ये कॉलम नहीं हो रही। मामला तो यहाँ पे गड़बड़ है। हाँ सही बात है, ठीक है। तो प्लीज एंगल ऑफ डिप्रेशन ही गलत होता है, एलिवेशन गलत नहीं होता बच्चों का। डिप्रेशन गलत होता है क्योंकि हॉरिजॉन्टल दी नहीं होती, ट्राइंगल बनाने के लिए हॉरिजॉन्टल एक एक्स्ट्रा लाइन होती है जो बाहर बनती है, तो बच्चा सोचता ही नहीं कि बनानी है। अब मुझे एक बात बताइए, अब यहाँ पे था, मान लीजिए 30 डिग्री था, बड़ी सिंपली देख पा रहे थे हम, बहुत दूर से आ रहे थे पापा, 1-2 किलोमीटर, अरे पापा वो स्कूटर आ रहा है। अब मान लीजिए वो आगे भैया कभी दरवाजे पे ही, तो अब आप बताइए नजर नीचे और खुलेगी या कम हो जाएगी? और ये और कम जाएगी, कम। फेस की सिधाई से बताओ तुम, कम हो जाएगी। दूर था मामला तो वहां से देख रहे थे, अब जब बिल्कुल नजदीक आ गए तो और खुलेगा या कम होगा? कम होगा। बढ़ेगा, बढ़ेगा। अरे खुद सोच के देखना उसको। भाई आप यहाँ खड़े हैं, अब कल को पापा जी अगर यहाँ आ गए तो हॉरिजॉन्टल के साथ बताओ ये एंगल बढ़ा या कम हो गया? बढ़ गया ना। अब बंदा और नजदीक आएगा और बढ़ेगा। तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और बढ़ेगा। तो आप जैसे जैसे चीज के नजदीक जाते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, खुश क्या कर रहे थे, एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, ये बढ़ता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा। क्लियर? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, पीजीटी थ्योरम क्या थी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कौन से ट्रायंगल में लग रही थी? राइट एंगल। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा गौर करिएगा। मुझे एक बात बताइए, पीजीटी थ्योरम का कंसेप्ट क्या था वो बताओ।
ये अगर दो आप बताओ करने। हाँ वो सही है, अब वो हाइपोटेन्यूज वो आपके पास मैं बताऊं? थ्योरम थी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस भी बताई थी दो मैंने। साइड बता दी। बिल्कुल सही बात है। अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको कोई दो साइड पता है, कोई सी भी, तो आप तीसरी निकाल सकते हैं। ये था पीजीटी, कि मतलब मान लीजिए जैसे यहाँ पर ये 5 है, यहाँ 4 है, ये निकाल सकता हूं। एंगल से कोई लेना देना नहीं था। पीजीटी लगाने के लिए क्या एंगल चाहिए? आंसर है नहीं। 90 तो चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल की बात होगी, लेकिन क्या कोई एंगल का जुगाड़ और करना पड़ता है क्या? नहीं। पीजीटी लगाने के लिए आपको दो साइडें चाहिए, तीसरी आप निकाल सकते हैं। अब देख लीजिए इसमें हाइपोटेन्यूज का काम कौन कर रहा है? 5 का स्क्वायर। बेस का काम कौन कर रहा है? बेस तो निकाल लिया। परपेंडिकुलर का काम 4 5 का स्क्वायर 25 ये कितना हो गया? 16। 25 माइनस 16 कितना हो गया भाई? ये 9 3 आएगी, बेस 3। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पर बेस का स्क्वायर, और बेस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? मतलब इसमें तो कोई इशू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से पीजीटी। नहीं पीजीटी बहुत भरपूर तरीके से आपने सीखा, 9th में भी सीखी है, और आपने 10th में मैंने लिखी की सिखाई दी थी। साथ ही में भी। ठीक है, पीजीटी समझ में आई आपको? अब आपका चैप्टर शुरुआत होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी कौन से ट्रायंगल में लगता है? राइट एंगल, पीजीटी भी कौन से ट्रायंगल में लगता है? राइट एंगल। पीजीटी का रिप्लेसमेंट है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, पीजीटी को रिप्लेस करता है। पीजीटी की रिक्वायरमेंट है कि दो साइडें पता होनी चाहिए, तब तीसरी निकाल के देंगे। एंगल चाहे बेशक पता ना हो, लेकिन अगर दो साइडें पता है तो तीसरी का जुगाड़ कर सकते हैं। वो किसके थ्रू करेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो क्या कहता है वो सुनो। बिल्कुल, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो कहता है कि कोई एक साइड दे, राइट एंगल ट्राइंगल में कोई सी भी एक साइड दे दो तुम्हारी मर्जी की। जैसे मान लीजिए ये मैं लेट इट बी आप 3 कर लेता हूं, और यार ये तो 90 है ना, और ये जो बाकी के जो बचे हुए दो एंगल है ना, इनमें से एक एंगल दे दे। मतलब पीजीटी कहती है कितनी साइड दो? दो एंगल चाहे बेशक मत दो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो कहता है कि एक तो एंगल दो और एक साइड दो। दो साइड दोगे तो भी काम नहीं चलेगा मेरा। मतलब मुझे स्टार्ट करने के लिए एक एंगल चाहिए और एक साइड चाहिए, तब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं ट्रायंगल में, कुछ भी। मान लीजिए यहां पर अगर आपको मिल गया 60, हाँ बिल्कुल, दो एंगल बताए, तीसरा निकाले लोगे 180 में माइनस करके। मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनो आप। मैं ये कह रहा हूँ, अभी मैं डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ की एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो स्टार्ट कैसे होता है। जैसे पीजीटी स्टार्ट करने के लिए कितनी साइडें चाहिए? कम से कम दो। इसी तरीके से एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? एक साइड और एक एंगल, अदर देन 90 के अलावा दूसरा एंगल चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूँ। भैया ऐसे कैसे निकाल दोगे? देखो आपको सिखाते हैं, देखिए कैसे निकालता है। एएसपी से नहीं, साइड कैसे निकाल देगा? एएसपी से रे, कोई सी भी साइड बता सकता हूं मैं। अब मान लीजिए जैसे आपको ये वाली साइड जाननी है, मान लीजिए, अरे रुक जा भैया, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए स्टोरी में। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो लगाने के लिए आपको एक एंगल चाहिए और क्या चाहिए? एक साइड चाहिए। तो कुछ भी निकाल सकते हैं आप, कुछ भी। अब कैसे करते हैं वो देखो। यहां पर ये भी है, यहां सी है। अब आप क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल साइन 60 लगा के, अरे इन ट्राइंगल ए बी सी, साइन 60 लगा देंगे। ठीक है। सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में पहुंच जाइए, क्योंकि जब कभी हम बात करते हैं ट्रिग्नो के बारे में तो हमें ट्राइंगल मेंशन करना पड़ता है, हम कौन से ट्राइंगल की बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पहुंच गए। फिर आप क्या करिए, फिर आप ये देखिए कि गिवन क्या है आप, परपेंडिकुलर और निकालना क्या है। हाइपोटेन्यूज, अब आप ही बताइए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज से मिलता हुआ कौन सा ट्रिग्नोमेट्री था? भाई 3 मैंने मेन बताए थे, साइन कॉस टेन, इनमें से ही बताना है। कॉसेक मत बताओ, साइन।
हालांकि बहुत सारे टीचर कॉसेक यूज करते हैं, बट मैं उसमें जा ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूँ साइन कॉस टेन से ही चल जाएगा काम, कॉसेक को इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप क्या करिए, आप साइन 60 लिख लीजिए, 3/2। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। आप क्या लिख दीजिए, साइन 60। रुक जाओ बाबू, आगे रुक जाओ। साइन 60 लिखने के बाद फिर आप उसकी साइडों का रेशियो भी बताइए, बताओ कौन साइड अपॉन कौन सी साइड, ए बी अपॉन में, ये चीज लिखनी है आपको, ये चीज लिखनी है आपको। जो भी ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है वो इक्वल्स टू में उसके जो अपॉन्स हैं वो सब लिखना है। समझ में आया यहां तक? अब इनमें वैल्यूज डालनी है। साइन 60 की वैल्यू बताइए, 3/2। √3/2। ए बी की वैल्यू कितनी है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। निकालनी है, तो इसको x मान लेता हूं। अब आप खुद देखिए, पूरी इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग है, निकल सकती है, ये बात हमने सीखी है। पूरी इक्वेशन में अगर एक चीज मिसिंग होती है, जैसे भी एक इक्वेशन सॉल्व हुई उसमें k मिसिंग था, निकाला था ना, इस पूरी इक्वेशन में एक ही चीज मिसिंग है, x। क्या हम इसको निकाल सकते हैं? आंसर है यस। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x को अकेला कर दीजिए। आइए देखिए, मैं करके दिखाता हूं आपको। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 6, x को अकेला कर दिया, 6 अपॉन में, ये देखिए निकल गया। भैया ये आगे सॉल्व नहीं होगा, वो सॉल्व बाद में सिखा दूंगा, लेकिन आप ये बताइए इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो अगर आपको एक ट्राइंगल मिले और आपको उसमें से एक साइड दे रखी हो और एक एंगल दे रखा हो, तो आप उस पूरे ट्राइंगल में कोई सी भी साइड बता सकते हैं। फिर उसके हिसाब से आपको बस वो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन फॉर्मेशन करनी है, ऐसे करके। ये चीज सीखो भाई, ये चीज ही जरूरी है, यही है असली ट्रिग्नो का खेल। ये इक्वेशन जिसको बनानी आ गई ना, मैं कह रहा हूं उसको आ गया मामला, और जिसको ये नहीं आई उसको नहीं आया ट्रिग्नो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नो तो भूल जाओ उसको, ठीक है। तो ये चीज सीखनी है आपको, साइन कॉस, ठीक है। पहले दो क्वेश्चन आप ट्राई करके ले जाइए, पहले दो क्वेश्चन होमवर्क में ही है, 7.1। ट्राई करने हैं आपको।